क्वेश्चन से होता है। और ये जो क्वेश्चन में फोर्स गिवन है -2x + 6, मैंने कुछ नहीं बोला, तो x कहाँ से मेजर हो रहा है? ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन से, ये मेन पोजीशन से नहीं है। एसएचएम होने के लिए फोर्स को जो x से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वहाँ पे x को मेन पोजीशन से होना चाहिए। तो हम लोग पहले चेक करते हैं। पहले लोग मेन पोजीशन ढूंढते हैं। मेन पोजीशन कहाँ पे होगा? मेन पोजीशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है। यहाँ f का वैल्यू को 0 कर देंगे तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 3। तो जो मेन पोजीशन है वो x = 3 पे। यहाँ पे मेन पोजीशन। अब हमें चेक करना है कि ये एसटीएम कर रहा है कि नहीं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये पोजीशन है, ये ओरिजिन है। और एसएचएम चेक करने के लिए हमें जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो मेन पोजीशन से लेना है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट को जनरल पॉइंट पे रखता हूँ जो कि मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है, और ये डिस्टेंस 3 है। अब ये x और ये x अलग अलग है, ये ओरिजिन से है और वो मेन पोजीशन से है। तो इस मेन पोजीशन से अगर मैंने डिस्टेंस x माना ना, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस हो जाएगा x + 3, और ये वाला x ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फोर्स जो आ गया -2 × x आ गया। अब ये x मेन पोजीशन से भी है, तो यहाँ से समझ में आया कि ये एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा। सर एक मिनट, x में कंफ्यूजन हो रहा है सर। x में कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे 2 x है। क्वेश्चन में जो x है ना, वो मेन ओरिजिन से है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, फोर्स इतना दिया हुआ, x के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ऑब्वियसली x ओरिजिन से होगा। हमें एसएचएम प्रूफ करना है, तो x जो रखना है वो मेन पोजीशन से रखना है। तो पहले तो मैंने मेन पोजीशन ढूंढ लिया हुआ, x = 3 पे। क्योंकि ये भी ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है, ये भी ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है। तो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट x + 3, तो x की जगह x + 3 डाल दिया। अब जो x + 3 डाला उसमें x ये है जो कि मेन पोजीशन से है। हाँ सर समझा। तो ये चीज ध्यान रखना कि अभी फोर्स के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म आता है ना, तो भी मोशन एसएचएम होता है। कि कांस्टेंट टर्म किसके बारे में बताता है? मेन। ओरिजिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x + 3, मतलब 3 + ये। तो x के इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म आता है। वो कांस्टेंट टर्म बताता है कि मेन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं है, मेन पोजीशन शिफ्टेड है। तो सर इसको हम लोग एसएचएम बोलेंगे ना, मतलब मेन पोजीशन के फॉर्म में आने के बाद? हाँ ऐसे, हाँ ऐसे चल है।
अब एक चीज और ध्यान रखना कि कोई भी इक्वेशन अगर साइन के फॉर्म में है, जैसे x इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी, ये ऐसे नहीं, ऑब्वियसली ऐसे चले। अब किसी और फॉर्म में अगर उसको हम साइन बना सकते हो, साइन में लीनियर ही होना चाहिए, तो फिर वो ऐसे चल में, जैसे ये तो देख के दिख रहा है कि ये ऐसे चल में x इज इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा टी, ये कॉस के फॉर्म में है, बट इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी ऐसे चल में, साइन में लीनियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो फिर वो ऐसे में, नहीं कर पा रहे तो फिर वो ऐसे चल नहीं। ठीक है, फिर मैंने ऐसा क्वेश्चन करा, x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये एस एच एम में। हाँ, ये ऐसे सब पढ़ा करा है। दिया था सर लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में। इसको सिंगल साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड Divide करेंगे। तो cos 40 देंगे, इसको sin 45 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा √2 साइन ओमेगा टी प्लस 45। तो इसको भी देखो मैंने सिंगल साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी ऐसा चल रहा है। और ये एसएचएम है, ये भी एसएचएम है, बट ये पूरा एसएचएम नहीं है, ये दोनों मिला के एसएचएम नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगल साइन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो कभी भी याद रखना, एसएचएम प्लस वापस एसएचएम कब होता है, जब उनका ओमेगा सेम होता है। अगर ओमेगा अलग अलग है ना, तो फिर वापस एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम प्लस एसएचएम वापस एसएचएम कब होगा, जब उनका ओमेगा सेम। जब उनका ओमेगा डिफरेंट है तो वो वापस एसएचएम नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। इसमें पहला वाला पार्ट है सुपरपोजिशन का मतलब बेसिकली एडिशन एक तरह से। सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम मतलब दो एसएचएम को हम ऐड कर रहे हैं। ये दो एसएचएम कैसा है, इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब सेम एक्सिस। सेम एक्सिस मतलब एक अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम कर रहा है तो दूसरा भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम कर रहा है, और उनका फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, मतलब ओमेगा भी सेम होना चाहिए। जैसे कि एक एसएचएम है x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा एसएचएम है x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये दो एसएचएम है, दोनों एक्स डायरेक्शन में हो रहे हैं और इनका ओमेगा भी सेम है। हमें इस दोनों एसएचएम को सुपर इम्पोज करना है, ऐड करना है। तो एक तो तरीका होता है मैथमेटिकल तरीका, कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस x2। x1 x2 को यहाँ डाल देंगे, फिर वो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2, मतलब वो पूरा लंबा सा मेथड होता है, तो बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग एक दूसरा मेथड से सॉल्व करते हैं, वो है फेजर डायग्राम।
जिसको वेक्टर डायग्राम भी बोल सकते हैं शॉर्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एसएचएम बुक का इक्वेशन होता है ना, ये इसका लेंथ होता है, और ये जो एंगल होता है ये हमारे ऊपर होता है। अगर मैं यहाँ का एंगल ना ओमेगा टी एज्यूम करूँ, तो फिर यहाँ ये वाला लाइन का तो ऑलरेडी ये ओमेगा टी एंगल बना रहा है, किसी रेफरेंस लाइन से ओमेगा टी बना रहा है, और ये उससे एक्स्ट्रा कितना बना रहा है 5। तो इसको मैं किस एंगल में दिखा दूंगा 5 में। इसको मैं वेक्टर की तरह ट्रीट कर दूंगा। अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ का एंगल हम लोग कितना ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ का एंगल 0 लूंगा, फेजर डायग्राम में हम लोग एसएचएम को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। वो होता नहीं है बट हम ट्रीट करते हैं, इसको एज अ वेक्टर दिखाते हैं, जिसका लेंथ उसका एम्पलीट्यूड लेते हैं, और वो जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो फेज लेते हैं। तो एक्स एक्सिस का एंगल किसके साथ बना रहा है? हाँ हाँ, जो वापस रिपीट करो। जो एक्स एक्सिस का हम लोगों ने एंगल जैसे कि माना ओमेगा टी, वो किससे बना है? तो जो एक्सिस का एंगल है ना ओमेगा टी, वो किसके साथ बना रहा है? वो किसी रेफरेंस लाइन से बना रहा होगा। वो रेफरेंस नहीं दिखा रहा है, कोई रेफरेंस लाइन है जिससे बना रहा ओमेगा टी। ठीक है सर। रेफरेंस लाइन मतलब वो लाइन जिससे हम एंगल मेजर कर रहे हैं। वो एक्स एक्सिस होना कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो फेजर डायग्राम में हम लोग एसएचएम को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, उसका लेंथ उसका एम्पलीट्यूड लेते हैं, और उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल उसका फेज लेते हैं। वो थोड़ा सा हम चेंज करते रहते हैं। तो अभी हमें ये दोनों एसएचएम को सुपर इम्पोज करना है। ये एक्चुअल में वेक्टर नहीं है, बट देखो ये वेक्टर का साइन कंपोनेंट जैसा लग रहा है। वेक्टर का साइन कंपोनेंट ऐसा ही होता है। ये भी एक दूसरा वेक्टर का साइन कंपोनेंट है, उसके जैसा है। तो हमें दो वेक्टर के साइन कंपोनेंट को ऐड करना है। तो दो वेक्टर के साइन कंपोनेंट को ऐड करना है ना, तो उससे अच्छा वो दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, और उस वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका साइन कंपोनेंट निकाल लो, दोनों सेम आएगा। दो वेक्टर के साइन कंपोनेंट को ऐड करने हैं। तो एक और तरीका होता है, हम लोग साइन कंपोनेंट को ऐड नहीं करते हैं, उसके वेक्टर्स को ही ऐड कर देते हैं, और वो जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका साइन कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो वो बेसिकली साइन कंपोनेंट का सम ही आ जाएगा। तो अभी हमें ये दोनों एसएचएम को ऐड करना है। तो मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा, इसको वेक्टर की तरह दिखाऊंगा, इसको भी वेक्टर की तरह दिखाऊंगा। अब ये छोटा एंगल है तो इसको मैं रेफरेंस लूंगा, तो इसको मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दिखाऊंगा। मतलब यहाँ का एंगल ऑब्वियसली मैंने ओमेगा टी लिखा है। अब ये वाला वेक्टर एक्स्ट्रा कितना एंगल बना रहा है A2, 5 एंगल एक्स्ट्रा बना रहा है। ये दोनों को मैंने वेक्टर की तरह दिखा दिया।
मैं इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल लूंगा। मैं रिजल्टेंट एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड आ गया वो आ गया अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई। यहाँ पे फाई जो है ना वो फेज डिफरेंस है। ये दोनों एसएचएम के फेज के बीच का डिफरेंस है। और ये एंगल को मैं अल्फा एज्यूम कर लेता हूँ, तो tan अल्फा आ जाएगा a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। तो मुझे ये दोनों, ये बेसिकली वेक्टर के साइन कंपोनेंट जैसा है, इन दोनों को मुझे ऐड करना था। तो मैंने क्या किया, पहले वेक्टर दिखा दिया और वेक्टर को ऐड कर दिया, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैं साइन कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। तो रिजल्टेंट वेक्टर का साइन कंपोनेंट हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ पे a भी आ चुका है और अल्फा भी आ चुका है, तो रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन आ गया है। हाँ सर। हो गया? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो एसएचएम है ना, ये वेक्टर का साइन कंपोनेंट जैसा है, ये भी वेक्टर का साइन कंपोनेंट जैसा है, और दोनों को हमें ऐड करना है। तो हमने क्या किया, ये वेक्टर दिखाया, ये वेक्टर दिखाया, और इनके साइन कंपोनेंट को ऐड नहीं किया, इन्हीं को ऐड कर दिया, और जो रिजल्टेंट आया उसका साइन कंपोनेंट निकाल लिया। रिजल्टेंट का जो साइन कंपोनेंट आएगा वो बेसिकली ये दोनों वेक्टर्स के साइन कंपोनेंट का सम ही होगा। रिजल्टेंट कैसे निकाला, इसमें से देखा कौन छोटा एंगल बना रहा है। ये छोटा एंगल बना रहा है तो उसको मैंने रेफरेंस ले लिया, मतलब यहाँ का एंगल उतना ले लिया। तो पहला वेक्टर तो मैं इसी डायरेक्शन में निकालूंगा। दूसरा वेक्टर एक्स्ट्रा कितना एंगल बना रहा है इससे, फाई, दूसरा वेक्टर एक्स्ट्रा फाई एंगल में निकालूंगा। ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना तो हमें आता ही है, रिजल्टेंट निकाल लिया, ये अल्फा निकाल लिया। तो ये रिजल्टेंट, ये दोनों एसएचएम को ऐड करने से जो नया एसएचएम आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड दे रहा है, और ये नया एसएचएम का इनिशियल दे रहा है। बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल, x is equal to a sin omega t, x1 is equal to and x2 is equal to a sin omega t plus pi by 2। ये दोनों एसएचएम को सुपर इम्पोज करेंगे तो जो रिजल्टेंट एसएचएम आएगा उसका इक्वेशन चाहिए मुझे।
तो रूट टू है साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। हाँ देखो, रूट टू, और ये एंगल हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड आ गया, और ये इनिशियल ये आ गया रूट टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन निकालेंगे तो क्या है? सेम आएगा सर। A sin omega t plus pi by 4. नहीं, हाँ बेसिकली सेम क्वेश्चन दिया मैंने। ये हाँ, कॉस ओमेगा टी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अगर फेस देखना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। पहले तो इसको मैं स्टैंडर्ड बना दूंगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ये देखो, ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन एक्जेक्टली सेम, तो आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुपरपोजिशन। ये एसएचएम, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, 12th वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर सब में यूज होता है। ये अच्छे से आना चाहिए। इसका रिजल्टेंट एसएचएम का बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा इसको।
√2a sin omega t plus 3 pi by 4. 3 पाई बाय 3 pi by 4. वेरी गुड। कैसे किया? ये कम एंगल बना है तो उसको हम रेफरेंस मान लेंगे। तो पहला वाला वेक्टर को ऐसे दिखाएंगे, तो यहाँ का एंगल दिख रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इसी को रेफरेंस मान लेंगे। अब दूसरा वाला जो वेक्टर है वो एक्स्ट्रा पाई बाय 2 एंगल बना रहा है, तो दूसरा वाला वेक्टर को एक्स्ट्रा पाई बाय 2 में दिखा देंगे, बस रिजल्ट निकाल लेंगे, ये एंगल आ जाएगा। अब रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन लिखेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड है 2a और उसका जो फेज है वो देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 से एक्स्ट्रा पाई बाय 4, उसका फेज आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, क्योंकि वो एक्स्ट्रा उससे पाई बाय 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, नहीं तो आगे के चैप्टर्स में भी बहुत दिक्कत होगी। हो गया? अब इसमें ध्यान रखना, ये रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड देता है, इसमें जो फाई होता है वो फेज डिफरेंस बिटवीन एसएचएम टू एसएचएम। अब ये जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब फाई का वैल्यू कितना होगा? 0। तो और जब फाई 0 होता है ना तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि दोनों एसएचएम इन फेज है, क्योंकि इनका फेज सेम है। और अगर ऐसा हुआ तो रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा k1 प्लस k2। और मिनिमम तब आएगा जब फाई का वैल्यू पाई होगा। तो फाई का वैल्यू पाई होता है तो हम लोग कह रहे हैं आउट ऑफ फेज, क्योंकि ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ऐसा होगा तो रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, क्योंकि मॉड ऑफ k1 माइनस k2 है। सर वो कैंसिल नहीं करेंगे ना एक दूसरे को एग्जैक्टली, मतलब डिपेंड पूरा करेगा ना। करेंगे बट कैंसिल तो करेंगे, वैसे नहीं बोल रहा कैंसिल करेंगे, मतलब 3 और 2 में ये अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो ये पूरा कैंसिल करके 0 नहीं होंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन वाले कैंसिल करते हैं ना। हाँ ठीक है। तो एक और क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा t प्लस 5, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? सर एक सेकंड पिछला पेज दिखाइए। हाँ सर एक सेकंड पिछला पेज दिखाइए। पिछला पेज ये रहा। सर इसके आगे वाला।
हाँ सर। इस दोनों एसएचएम का रिजल्ट निकाल। इसको वो वेक्टर मेथड से ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका एलएचएस देखो, ये वाला एसएचएम ना एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, ये वाला एसएचएम वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। हमने जो वेक्टर मेथड सीखा था वो सिर्फ सेम डायरेक्शन वाले एसएचएम के लिए वैलिड, तो इसको वैसे मत करना अगर कोई कर भी रहा है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। ये वाला जो एसएचएम है ना वो तो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, और ये जो दूसरा वाला एसएचएम है वो वाई डायरेक्शन में हो रहा है। और हमें रिजल्टेंट मोशन का इक्वेशन चाहिए। ये जो एसएचएम हो रहा है इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? जीरो है। हाँ, और ये एसएचएम का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? जीरो। तो इस एसएचएम का एक्स कोऑर्डिनेट इतना है और इस एसएचएम का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो जो रिजल्टेंट मोशन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो रिजल्टेंट मोशन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस दोनों का सम, जो कि कितना आ जाएगा? a sin ओमेगा t। सिमिलरली इसका वाई कोऑर्डिनेट इतना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट इतना है, तो रिजल्टेंट मोशन का वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? इस दोनों का सम, जो कि आएगा p sin ओमेगा t प्लस 5। ये दोनों एसएचएम को ऐड करने से जो रिजल्टेंट मोशन आ रहा है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारा आ गया। सर आपने किस किस को ऐड किया फिर से बताना। किस को मतलब कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया। इस एसएचएम का एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, इस एसएचएम का एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, तो रिजल्टेंट मोशन का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो इस दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम होगा, तो ऐड कर दिया एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली इस एसएचएम का वाई कोऑर्डिनेट और इस एसएचएम का वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिया, रिजल्टेंट मोशन का वाई कोऑर्डिनेट आ गया। ये रिजल्टेंट मोशन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये एसएचएम होगा कि नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। अब इसमें केसेस आएंगे, एक है केस 1, अगर
y का वैल्यू 0 या फिर पाई है तो क्या होगा? y का वैल्यू अगर 0 या पाई है तो x तो इतना ही है। y का वैल्यू या तो b sin ओमेगा t होगा या फिर माइनस b sin ओमेगा t होगा। अब इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो आएगा y बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई। यहां से हमारा y आ जाएगा। इसको देख के हमें समझ में आया कि रिजल्टेंट जो मोशन है वो सर्कल होगा, पैराबोला होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन। मैंने क्या किया, मुझे रिजल्टेंट मोशन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता था, उससे मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाला। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं? टाइम को एलिमिनेट करके। तो इस दोनों इक्वेशन से मुझे टाइम को एलिमिनेट करना था। मुझे लिख रहा था कि डिवाइड करने से एलिमिनेट हो रहा है, तो टाइम डिवाइड कर दिया मैंने, टाइम एलिमिनेट हो गया। इससे मुझे उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझ में आया, रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा। वो ये लीनियर इक्वेशन आ गया। लीनियर इक्वेशन आ गया मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट मोशन है वो स्ट्रेट लाइन होगा। एसएचएम होगा कि नहीं अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, बट स्ट्रेट लाइन होगा इतना समझ में आ गया। वो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन होगा या फिर ऐसा कुछ होगा। रिजल्टेंट मोशन इस ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन होगा। अभी स्ट्रेट लाइन में एक जनरल पॉइंट लेता हूं मैं, एक्स कॉमा वाई। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालता हूँ। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स और वाई को डाल देंगे हम। तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये रिजल्टेंट मोशन का ओरिजिन से डिस्टेंस आया। इसको देख के बताओ एसएचएम है कि नहीं वो? एसएचएम है सर, ओरिजिन के अबाउट। हाँ हाँ, तो रिजल्टेंट मोशन एसएचएम हो, क्योंकि साइन के टर्म में आ रहा है, तो ये एसएचएम है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये वाला टॉपिक, फिर भी यहाँ पे दो एसएचएम है। एक एसएचएम एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, दूसरा एसएचएम वाई डायरेक्शन में हो रहा है, और हमें इस दोनों को ऐड करना है। तो इस एसएचएम का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इस एसएचएम का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, रिजल्टेंट मोशन का एक्स कोऑर्डिनेट इस दोनों का सम आ जाएगा, जो कि इतना आ जाएगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी इस दोनों का सम आ जाएगा, जो कि इतना आ जाएगा। ये रिजल्टेंट मोशन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गया। अब मुझे रिजल्टेंट मोशन का पाथ देखना कैसा है वो पाथ, तो मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। इसमें एक स्पेशल केस है कि अगर फाई का वैल्यू 0 और पाई तो एक्स और वाई इतना होगा। अब मुझे पाथ देखने के लिए टाइम को एलिमिनेट करना है, वो डिवाइड करके एलिमिनेट हो रहा है, तो ये पाथ का इक्वेशन आ गया। अब इससे समझ में आया कि रिजल्टेंट मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। वैसे होगा कि नहीं वो देखने के लिए मैंने रिजल्टेंट मोशन का ओरिजिन से डिस्टेंस देखा, जो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। एक्स और वाई का वैल्यू को सब कर दिया तो मेरा ये आ गया, और ये इक्वेशन को देख के समझ में आ गया कि हाँ वो ऐसे चल होगा। हाँ सर।
ठीक है। अब इसमें एक और केस 2, अगर फाई का वैल्यू π/2 है तो फिर x a sin ओमेगा टी है और y हो जाएगा b cos ओमेगा टी। फिर से मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है, तो अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। यहाँ से साइन और यहाँ से कॉस निकल के यहाँ पे डाल दूंगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर पर a स्क्वायर। अब ये इक्वेशन को देख के समझ में आ गया कि रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, एलिप्स होगा। और एलिप्स जो होता है वो ऑसिलेटरी होता है क्या? एलिप्टिकल मोशन ऑसिलेटरी होता है। पीरियोडिक होता है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं होता है। ऑसिलेटरी नहीं होता है तो फिर एसएचएम हो ही नहीं सकता, क्योंकि एसएचएम होने के लिए सबसे पहले मोशन ऑसिलेटरी होना पड़ता है, तो ये एसएचएम नहीं हो सकता। तो इस केस में रिजल्टेंट मोशन एसएचएम नहीं होता। अब अगर ए और बी इक्वल आ गया, या फिर बी की जगह ए लिख सकते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको के समझ में आया कि रिजल्टेंट मोशन सर्कल होगा, बट वो भी ऑसिलेटरी नहीं होता है, तो एसएचएम नहीं हो सकता। या इस केस में रिजल्टेंट मोशन एसएचएम नहीं होगा। सर हमने यूसीएम को लेकिन एसएचएम कंसिडर किया था ना। क्या? यूसीएम एसएचएम नहीं होता है, यूसीएम का जो प्रोजेक्शन होता है एक्स और वाई डायरेक्शन में वो एसएचएम होता है। अच्छा सर। हाँ सर। हो गया। बस यहीं पे आप लोगों का ये एसएचएम वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि जब तक एसएचएम नहीं आता है तो वेव वाले सारे चैप्टर्स नहीं कर पाओगे। सर डैम्प्ड ऑसिलेशन वो सब एसएचएम वो मैं अभी पढ़ाऊंगा, बाद में कभी पढ़ा दूंगा। वैसे भी उसमें कुछ है नहीं, उसमें सब तो याद रखने वाला है। क्योंकि उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, उसको सॉल्व करना तो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन ये होता है, ये होता है, ये होता है, याद रखने वाला चीज। सर उससे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वो एम्पलीट्यूड से। हाँ मैं बता दूंगा, नेक्स्ट टाइम कभी बता दूंगा। सर हाँ सर एक मिनट, वो रजत से पूछिएगा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? रजत रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तू? पढ़ाइए नहीं बोल रहे।
अब नेक्स्ट चैप्टर है वेव ऑन अ स्ट्रिंग। अब ये वेव का चैप्टर है। इसमें पहले वेव को हम लोग समझ लेते हैं, वेव होता क्या है। वेव का मतलब क्या होता है कि जैसे ये स्ट्रिंग है, इसका अगर मैंने इस एंड को ऊपर नीचे किया अपने हाथ से, ऑसिलेट करवाया या फिर ऐसे चीज करवाया, तो फिर ये वाला एंड अपने बगल वाले एंड को भी ऊपर नीचे करवाएगा, ये वाला अपने बगल वाले को कराएगा, ये वाला अपने बगल वाले को कराएगा, ऐसे आते रहेंगे। तो फिर इस स्ट्रिंग में एक वेव जनरेट हो जाएगा जो कि आगे जाएगा। अब ये वेव आगे जा रहा है, इसका मतलब क्या आगे जा रहा है? स्ट्रिंग के पार्टिकल्स तो आगे नहीं जा रहे, क्योंकि स्ट्रिंग के पार्टिकल ना वो सिर्फ अपने जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, वो तो आगे नहीं जा रहे। तो आगे क्या जा रहा है? आगे ना डिस्टरबेंस जा रहा है। डिस्टरबेंस मतलब इसको मैं जो ऊपर नीचे करवाया ना, इसको ये पहले तो आराम से, इसको मैंने ऊपर नीचे कराया मतलब डिस्टर्ब किया, तो इसका जो डिस्टरबेंस है, मतलब जितना मैंने ऊपर नीचे कराया, जितना डिस्प्लेस किया, वो आगे जा रहा है। ये डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। और क्या आगे जा रहा है? एनर्जी आगे जा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे करेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि आगे ट्रेवल करेगा। तो वेव में क्या होता है कि वेव में कौन ट्रेवल करता है? डिस्टरबेंस या फिर एनर्जी। मीडियम के पार्टिकल खुद नहीं ट्रैवल करते हैं, वो अपने मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं, बट डिस्टरबेंस और एनर्जी आगे ट्रैवल करता है वेव के साथ साथ। अब ये जो वाई है ना, इसी को हम डिस्टरबेंस कहते हैं। तो वेव का मतलब क्या होता है? वेव मतलब डिस्टरबेंस का आगे जाना या फिर एनर्जी का आगे जाना, बट मीडियम के पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं, वो आगे नहीं जाते। तो ये जो वाई है जो मैंने डिस्प्लेस किया लेफ्ट हैंड को, इसी को कहते हैं डिस्टरबेंस, इसी को वेव कहते हैं। वाई हमारा वेव है एक तरह से, ये डिस्टरबेंस ही हमारा वेव है। कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होगा कि वेव दो तरह का होता है, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए। तो वेव और दो तरह का होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव मतलब जो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, वो वेव के ट्रैवल होने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं। और लॉन्जिट्यूडनल में मीडियम के पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं, वो उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल हो रहा है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग वन वेव कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होता है उसको हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। और ये जो डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, एनर्जी आगे जा रहा है, वेव आगे जा रहा है, इसका आगे जाने का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव, या फिर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से डिस्टेंस आगे जा रहा है, फिर जिस वेलोसिटी से एनर्जी आगे जा रहा है। और वेव को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? वन टाइम पीरियड। वेव को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? वन टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड का इनवर्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
और ये वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ कैसे रिलेटेड होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इस चीज को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, इस चीज को हम लोग ट्रफ कहते हैं। सर आपने जो मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स बताया, उसका भी एक बार एग्जांपल्स बता सकते हैं? हाँ, एग्जाम्पल जैसे स्ट्रिंग वेव को मीडियम चाहिए कि नहीं ट्रेवल करने के लिए। हाँ सर। ये सब 9th-10th में भी पढ़ते हैं, 11th-12th में भी पढ़ा होगा। स्ट्रिंग जिस वेव को मीडियम चाहिए उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। स्ट्रिंग वेव मैकेनिकल वेव है, उसका मीडियम कौन है, स्ट्रिंग। बिना स्ट्रिंग के स्ट्रिंग वेव नहीं जनरेट हो सकता। वैसे साउंड वेव को भी मीडियम चाहिए, एयर या फिर सॉलिड के थ्रू भी साउंड ट्रेवल होता है, तो साउंड वेव को भी मीडियम चाहिए, तो साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसको मीडियम नहीं चाहिए, वो सन से लेकर अर्थ तक आ जाता है, बीच में वैक्यूम है फिर भी ट्रेवल करता है, वो नॉन मैकेनिकल वेव है। हाँ सर। जिसको मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल वेव है, जिसको मीडियम नहीं चाहिए नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। ये डेरिवेशन आप लोग को जानना जरूरी नहीं है, पर जानोगे तो अच्छा ही रहेगा। जैसे ये स्ट्रिंग है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पार्टिकल को मैं ऑसिलेट करा रहा हूँ अपने, ये वाला जो पार्टिकल है इसको मैं अपने हाथ से ऑसिलेट करा रहा हूँ ऊपर नीचे, और बेसिकली एसएचएम करा रहा हूँ। और ये वाला पार्टिकल कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो इसको जो मैं अपने हाथ से एसएचएम करा रहा हूँ उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस y भी लिख देता हूँ। ये y किसका है, इस पार्टिकल जो मैं अपने हाथ से एसएचएम करा रहा हूँ। अब ये वेव का इक्वेशन नहीं है, ये तो एसएचएम का इक्वेशन है। इससे हमें वेव का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले तो ये समझेंगे कि ये y किसका है, ये y x इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है उसका है, और कौन से टाइम का है, कोई भी जनरल टाइम t का है। अब ये जो इस पार्टिकल का जनरल टाइम t का y है, ये y ही आगे जा रहा है। किसी को डिस्टरबेंस कहते हैं, किसी को वेव कहते हैं, और यही आगे जा रहा है। उसका आगे जाने का जो वेलोसिटी है वो v है। अब मुझे वेव का इक्वेशन निकालना है ना, तो मुझे एक कोई जनरल पार्टिकल जो x इज इक्वल टू x पे है उसका कोई जनरल टाइम t इज इक्वल टू t का y निकालना पड़ेगा। अगर वो आ गया तो वेव का इक्वेशन। वो कैसे निकालेंगे, ये जो डिस्टरबेंस है y, ये आगे जा रहा है और इसका आगे जाने का वेलोसिटी v है। यहां से लेके यहां तक अगर देखेंगे ना, इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि यहाँ का x 0 है, यहाँ का x x है। यहां से लेकर तक इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका वेलोसिटी v है। यहां से लेके यहां तक के बीच में इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा x बाई v। ये टाइम कौन सा टाइम है, ये टाइम है जो इस डिस्टरबेंस को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में लगा।
सर टी क्या है फिर? टी इक्वल टू टी। वो घड़ी का टाइम है, जनरल टाइम है। हाँ सर। तो डिस्टर्बेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में इतना टाइम लगा। हमें इस पॉइंट का इस टाइम का डिस्टर्बेंस निकालना है, बट हमें पता है कि इस पॉइंट पे इस टाइम पे जो डिस्टर्बेंस है ना, वो डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल होके ही आ रहा है और उसको इतना टाइम लग रहा है। तो वो डिस्टर्बेंस जब यहाँ होगा तो उस समय घड़ी में टाइम कितना होगा? यहाँ पे घड़ी में टाइम टी है, ट्रेवल होने में इतना टाइम लगा, तो फिर यहाँ पे घड़ी में टाइम कितना होगा? टी माइनस एक्स बाई। जैसे मान लो कि यहाँ पे घड़ी में टाइम 5 सेकेंड है, ट्रेवल होने में उसको 3 सेकेंड लगा, तो y जब यहाँ पहुंचा तो उस समय घड़ी में टाइम 5 सेकेंड है, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम 3 सेकेंड्स लगा। तो जब y यहाँ पे होगा तो उसको टाइम, उस समय घड़ी में टाइम कितना होगा? 2 सेकेंड्स। 5 माइनस 3 बेसिकली वही है t माइनस एक्स बाई यू। सर मतलब इसका x मतलब इस पॉइंट, हाँ सर मतलब x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 नहीं है, ऐसा है? x इक्वल टू 0 पे टाइम तो वेरी होते रहेगा ना, t तो घड़ी का टाइम है, t 0 भी होगा, बाकी टाइम भी होगा, मतलब घड़ी का टाइम जो उस समय होगा। मतलब t मैं वो नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मतलब t इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 पे हम ऐसे मान रहे हैं तो x बाई v होगा, t माइनस एक्स बाई वी नहीं होगा। एक बार वापस बोलो। मतलब हम ऐसा मान रहे हैं अगर x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 है तो फिर तो सेम ही टाइम है ना, बस इतना ही मतलब है ना इसका। नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं इसको ऊपर नीचे करा रहा हूँ तो कंटिन्यूअसली करा रहा हूँ। तो जब स्टार्टिंग में घड़ी में टाइम 0 था, फिर बाद में घड़ी में टाइम चेंज होते जा रहा है, पर यही y यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि इस पोजीशन में इस टाइम पे जो y होगा ना, ये y यहीं से ट्रेवल होके आया, उसको ट्रेवल होने में कितना टाइम लग रहा है? इतना टाइम लग रहा है। ये y यहाँ पे जब होगा तो उस समय घड़ी में टाइम कितना होगा? अब यहाँ पे था तो घड़ी में टाइम t है, ट्रेवल होने में इतना टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम पहले हुआ होगा उस समय घड़ी में टाइम, उस समय घड़ी में टाइम t माइनस भी हुआ। अच्छा, हाँ सर वही बोल रहा था। तो इस पार्टिकल के पास इस टाइम पे जो y है ना, ये सेम y इस पार्टिकल के पास इस टाइम पे सेम y है, ये ध्यान रखना। तो सर वो अपनी x वाला पार्टिकल के पास कि मतलब अभी t इज इक्वल टू टी माइनस एक्स बाई वी पे जो y है वही t इज इक्वल टू x पे, मतलब t इज इक्वल टू t पे रहेगा y। हाँ हाँ उसका रीजन सर, उसका रीजन बताइए ना कि t इज इक्वल टू टी माइनस एक्स बाई वी पे जो y रहेगा उतना ही y t इज इक्वल टू t पे वापस मिलेगा, वो कैसे बदलेगा? ये y जब यहाँ था तो उस समय घड़ी में टाइम इतना था, हाँ इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इतना टाइम लगा, फिर ये y जब यहाँ पहुंचेगा ना तो उस समय घड़ी में टाइम कितना होगा? इतना टाइम तो पहले था और एक्स्ट्रा टाइम इतना लग रहा है, घड़ी टाइम इतना ही तो होगा। हाँ सर समझा। तो इस पार्टिकल के पास इस टाइम पे जो y है, ये सेम y 0 वाले पार्टिकल के पास इस टाइम पे सेम y है, यही y वहां से वहां तक पहुंचे। अब 0 वाले पार्टिकल का t टाइम का मुझे y पता है, अब
टी टाइम का वाई पता है तो 1 सेकंड का भी वाई निकाल सकता हूँ, टी की जगह 1 डाल दूंगा, 2 सेकंड का भी वाई निकाल सकता हूँ, टी की जगह 2 डाल दूंगा, 3 सेकंड का भी निकाल सकता हूँ, टी की जगह 3 डाल दूंगा। लेकिन मुझे तो जीरो वाले पार्टिकल का इस टाइम का वाई चाहिए, तो ये भी निकाल सकते हैं, टी की जगह ये डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग टी की जगह ये वैल्यू डाल देंगे। ये आ जाएगा मेरा, तो मेरा वाई एक्स टी आ गया ए साइन, सब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे ओमेगा बाय वी जो होता है वो हमारा पहले भी नहीं आ चुका, पहली बार ही आ रहा है। यहाँ पे ओमेगा बाय वी जो है वो है हमारा 2 पाई एफ बाई वी, और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो एफ बाई वी जो हो जाएगा वो 1 बाय लैम्डा हो जाएगा, तो ये 2 पाई बाय लैम्डा हो जाएगा, जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा बाय वी हमारे लिए क्या है, k। ओमेगा बाय वी की जगह में k। अब ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव आ गया, ये इनफैक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सर कुछ पूछना था। हाँ बोलो। सर हम लोग ने इसमें ये अज्यूम किया है कि वेव एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना? हाँ 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 ये अजम्पशन है ना सर? हाँ। सर मुझे वो पार्ट नहीं समझा कि आपने पहले x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखा, फिर वो x को y 0,t लिख दिया। क्या क्या? सर आपने y 0,t इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखा ना, बस मतलब वही पार्ट नहीं समझा मुझे। वो तो मैंने अपने वो तो मैंने अपने मतलब लो कि मैंने कराया उसको ऑसिलेट, सोर्स है ना जो उसको ऑसिलेट करा रहा है वो का वाई इतना रखा, सोर्स को जितना रखेगा उतना रखेगा। अच्छा सर, इसमें वेव लाने के लिए पहले ऑसिलेट तो करवाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो वेव के इक्वेशन में ना राइट साइड में कितने वेरिएबल होते हैं? 2, एक तो t और दूसरा x। एसएचएम के इक्वेशन में राइट साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है t, बट वेव के इक्वेशन में राइट साइड में 2 वेरिएबल होता है t और x। तो एसएचएम इक्वेशन और वेव का इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें ए क्या है सबको पता है, एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है ये भी सबको पता होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के जो है ना वो नया आया है, इसका नाम है एंगुलर वेव नंबर।
एंगुलर वेव नंबर इनटू पाई बाय लैम्डा होता है, और 1 बाय लैम्डा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया एंगुलर वेव नंबर। सिमिलरली एफ फ्रीक्वेंसी होता है, उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ओमेगा बन जाता है, जिसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के है एंगुलर वेव नंबर, और 1 बाय लैम्डा को कहते हैं वेव नंबर। अब ना ये इक्वेशन देख के हम कौन से पार्टिकल का वाई बता सकते हैं। हम x इज इक्वल टू एक्स वाले पार्टिकल का वाई बता सकते हैं, बट x इज इक्वल टू एक्स वाला x तो जनरल है ना, इसमें x का वैल्यू 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन कौन सी पार्टिकल का वाई बता रहा है? सारे पार्टिकल का, क्योंकि जिस पार्टिकल का निकालना है तो वो वैल्यू डाल दो। और फिर टाइम भी जनरल है, ये भी वैल्यू हो रहा है, तो हम लोग सिर्फ टाइम का भी वाई बता सकते हैं। तो ये इक्वेशन कौन सी टाइम का वाई बता रहा है? सारे टाइम का वाई बता रहा है। ये इक्वेशन से हर पार्टिकल का हर टाइम का वाई निकाल सकते हैं। मतलब x इक्वल टू 1 वाले पार्टिकल 1 मीटर में जो पार्टिकल है उसका t इक्वल टू 3 सेकंड का वाई चाहिए, तो इसको 1 डाल दो, t को 3 डाल दो, वाई आ जाएगा। तो ये समझना, वेव के इक्वेशन में राइट साइड में 2 वेरिएबल होता है, उस इक्वेशन से हर पार्टिकल का हर टाइम का वाई हम बता सकते हैं। हो गया? यस सर। अब अगर मैं कोई एक पार्टिकल दूंगा, कोई भी एक पार्टिकल को देख रहा है x इज इक्वल टू एक्स वाला पार्टिकल, अब मैं अगर पार्टिकल को देख रहा हूं तो x कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। x कांस्टेंट है। तो अब ये जो इक्वेशन है ना, ये वेव का इक्वेशन है कि एसएचएम का इक्वेशन है? एसएचएम का इक्वेशन बन जाएगा। और कौन से पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन है? इस पार्टिकल का। तो अगर मैं किसी एक पार्टिकल को देख रहा हूँ ना, तो x कांस्टेंट है। अब x कांस्टेंट है तो ये एसएचएम का इक्वेशन है, और कौन से पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन है? जिस पार्टिकल में देख। तो अब वो पार्टिकल तो एसएचएम ही कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए। वैसे दूसरा पार्टिकल भी देखोगे, वो भी एसएचएम कर रहा है, उसका भी एम्पलीट्यूड कितना है? एक। तीसरा पार्टिकल वो भी एसएचएम कर रहा है, उसका भी एम्पलीट्यूड कितना है? एक। यहाँ पे क्या होता है, सारे पार्टिकल एसएचएम करते हैं और सबका एम्पलीट्यूड क्या होता है? सेम, एक। चीज और, यहाँ पे वेव ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, तो यहाँ का टाइम t था, तो यहाँ का टाइम t माइनस एक्स बाई बी आया। अब यही वेव अगर लेफ्ट जाता ना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ का टाइम t होता, तो यहाँ का टाइम क्या होता? टी प्लस एक्स बाई वी। तो ना वेव जब भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता है ना, तो t का जो कोफिशिएंट है और x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा अपोजिट आता है। मतलब एक t के साथ अगर प्लस आ रहा है तो x के साथ माइनस आएगा, t के साथ माइनस आ रहा है तो x के साथ प्लस आएगा। तो ये याद रखना है कि अगर t और x का कोफिशिएंट अपोजिट है ना, मतलब वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता है। और इसका दूसरा पॉइंट ये भी लिखे ना कि अगर टी और एक्स साइन सेम है तो वेव नेगेटिव डायरेक्शन, वो यहाँ से समझ में आता है।
मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ का टाइम टी है तो यहाँ का टाइम टी माइनस एक्स बाई वी आया था, उसको यहाँ पे शूट किया तो देखो टी और एक्स का साइन उल्टा है, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, तो कभी ऐसा होगा तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये वेव लेफ्ट जाता ना तो यहाँ पे टी प्लस एक्स बाई वी आता, जब मैं प्लस डालता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, तो दोनों का साइन सेम आ जाता, दोनों का साइन सेम होता है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाता है, और अपोजिट होता है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। हो गया। अब ये एक और इसमें एक और तरीके से ट्रैवलिंग में जनरेट करते हैं। उसमें हमें ना पहले से सारे पार्टिकल का 0 टाइम का वाई पता होता है। सारे पार्टिकल का 0 टाइम का वाई पता होता है। हमें फिर से वेव का इक्वेशन निकालना होता है, मतलब मुझे कोई एक जनरल पार्टिकल का जनरल टाइम का वाई निकालना है। ये कैसे आएगा? हमें एक जनरल पार्टिकल का जनरल टाइम का वाई चाहिए, लेकिन मुझे तो पहले से 0 टाइम का वाई पता है। ये जो वाई इसके पास होगा, ये वाई हमें देखना पड़ेगा कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कौन से वाले पार्टिकल के पास है, वो हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? यहाँ से यहाँ तक टाइम देखो t लग रहा है हमको पहुंचने में, और वेलोसिटी v है, टाइम t है वेलोसिटी v है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो v इंटू टी होगा, और ये डिस्टेंस v इंटू टी है, तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x है, तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x माइनस वी टी। ये दोनों y सेम होंगे। मैं फिर से बताता हूँ, मुझे यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स वाले पार्टिकल, मतलब सारे पार्टिकल का 0 टाइम का y पता है, और मुझे जनरल पार्टिकल का जनरल टाइम का y निकालना है। तो जनरल पार्टिकल का जनरल टाइम का जो y होगा वो सेम y 0 टाइम पे कौन से पार्टिकल के पास होगा, हमें ये देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? यहाँ से यहाँ तक टाइम t है और वेलोसिटी v है, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये वाला जो डिस्टेंस आ जाएगा वो vt आ जाएगा। अब उसके बाद सिंपल, इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट x है, डिस्टेंस vt है, तो इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट x माइनस vt आ जाएगा। तो इस पार्टिकल पे इस टाइम के पास, इस पार्टिकल के पास इस टाइम पे जो y होगा, सेम y इस पार्टिकल के पास इस टाइम पे, मतलब x इक्वल टू x वाले पार्टिकल का t इक्वल टू t टाइम पे जो y है, वो सेम y x माइनस vt वाले पार्टिकल के पास 0 टाइम पे होगा। किसी को कोई डाउट है? अब x इज इक्वल टू x का 0 टाइम का हमें y पता है, तो x इज इक्वल टू 1 का निकालना है तो यहाँ पे x की जगह 1 डाल देंगे, 2 का निकालना है तो x की जगह 2 डाल देंगे, हमें इसका निकालना है तो x की जगह ये डाल देंगे, यहाँ पे हम x की जगह ये डालेंगे, ये हमारा आ जाएगा a साइन माइनस k x माइनस वी टी प्लस 5।
इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा लगेगा a sin a इंटू वी ओमेगा बन जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हमने समझने के लिए बहुत कुछ किया, बट इन शॉर्ट हमने सिर्फ एक ही चीज किया। ये कोई भी अगर फंक्शन ऑफ टाइम गिवन रहता है ना कोई भी इक्वेशन, तो वो वेव का इक्वेशन नहीं होता है। उससे हम वेव का इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं, उसमें हम बस t के जगह t माइनस एक्स बाई वी डाल देते हैं। और कोई भी इक्वेशन अगर फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ रहता है तो वो भी वेव का इक्वेशन नहीं होता है। उसमें वेव का इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं, x के जगह x माइनस वी टी डाल देते हैं। हमने इस पूरे चीज में ना किया यही है, यहाँ पे x की जगह x माइनस वी टी डाल दिया, पिछले वाले केस में t की जगह t माइनस एक्स बाई वी डाल दिया, तो हमारा वेव का इक्वेशन है। सर कुछ पूछना था। बोलो। सर वो हम लोग को x, 0 पे वो इक्वेशन कैसे पता चला कि वही है? पहले हम लोग ने वो किया था तभी हम लोग क्वेश्चन में गिवन को एसएचएम किया करवाया था ना वो पार्टिकल को, ये इक्वेशन कैसे पता चला? हाँ वो तो हमने करवाया था। यहाँ पे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन गिवन है कि मतलब एसएचएम तो लेफ्ट हैंड से करवा रहे हैं, बट फिर उसके बाद वेव आएगा। उस वेव का ना क्वेश्चन में पहले से पता है कि एक्स मतलब एक्स वाले पार्टिकल का 0 टाइम कितना है। अब बताओ वेव का इक्वेशन क्या है, तो फिर ऐसे कर देंगे सॉल्व। एसएचएम तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड से ही होगा, सोर्स से करवाएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में सोर्स का जो वाई है वो नहीं गिवन है, जनरल पार्टिकल का 0 टाइम का वाई गिवन है और वेव का इक्वेशन पूछा, तो ऐसे करना पड़ेगा। मतलब x में अगर कोई ऐसा फंक्शन रहेगा तो उसको कन्वर्ट करना है। हाँ मतलब ये ऐसा, हाँ वही है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। एसएचएम का एक्सरसाइज 1 का लास्ट सेक्शन होमवर्क रहेगा, सुपरपोजिशन वाला। चलो ओके बाय। Hi, sir. Thank you, sir.